जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी लोहड़ी एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी पोंगल एंड मकर संक्रांति एज वेल। तो दोस्तों कुछ ही दिनों की बात है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी टीम में से काफ़ी लोग बीमार हैं, तो कुछ प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं। इसके कारण अभी हम वीडियो लेक्चर्स नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके कारण शायद से आपको थोड़ी ऑडियो में भी प्रॉब्लम आ रही होगी। तो मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी वर्क फ्रॉम होम करें, तो कोशिश करूंगा कि मैं और ज़्यादा जो ऑडियो है क्लियर कर सकूं। लेकिन दोस्तों अगर नहीं ऑडियो ज़्यादा ऑडिबल हो पाता तो क्षमा करना, और 2-3 दिन में हम इसको फिर से नॉर्मल तरीके से रिज्यूम करेंगे वीडियो, जैसे हम पहले कर रहे थे। तो दोस्तों आज की अगर हम बात करें तो आज 13 जनवरी को हमारे पास 3 रेलिवेंट एडिटोरियल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। आज मेरे को इंडियन एक्सप्रेस में से कोई खास नहीं लगे एडिटोरियल्स डिस्कस करने के लिए, तो आज हिंदू में से एडिटोरियल्स मेरे को रेलेवेंट लगे। तो 3 ऐसे रेलेवेंट एडिटोरियल्स हैं हिंदू में से, तो उसकी हम डिस्कशन करेंगे। और साथ में जैसे कि आप जानते हैं कि इस इनिशिएटिव में हमने साथ में क्वेश्चंस भी ऐड करे हैं हर एक एडिटोरियल के साथ, तो वो क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं कमेंट पढ़ रहा था, काफ़ी बच्चे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को। तो अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आंसर राइट कर रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा लगेगा हमको जान के कि आप इस इनिशिएटिव को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं अपनी पहले आर्टिकल की डिस्कशन से। तो पहला आर्टिकल है रीपिंग इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड। देखिए अब इसकी हम बहुत सारी बातें करते हैं। हमने कल भी एक आर्टिकल आया था जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी गई थी, तो उसमें आउट ऑफ वर्क करके वो आर्टिकल था कल येस्टरडे इंडियन एक्सप्रेस में से। तो अब यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें। हमारा जो मीन जो एवरेज मीन एज है, मीडियन एज है इंडियन सिटीजन की, वो लगभग अराउंड अबाउट 28 to 29 ईयर्स है। तो वो अपॉर्चुनिटी आज हमारे पास है कि आज हमारे पास एक यंग पॉपुलेशन है। बहुत सारी कंट्रीज़ की बात करें, हम साउथ ईस्ट एशिया में या चाइना की बात करें या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, तो उनके पास ये पोटेंशियल नहीं है। उनकी जो पॉपुलेशंस हैं दे आर एजिंग। सो वी हैव दिस पोटेंशियल, बट डू वी वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी? सो हाउस होल्ड एंड नेशनल इन्वेस्टमेंट इन चिल्ड्रन एंड यूथ, जैसे कि आप जानते हैं बच्चे जो है हमारे देश का भविष्य होते हैं, तो जितनी इन्वेस्टमेंट हम बच्चों पे कर सकें, यूथ पे कर सकें, उसके बहुत बेनिफिशियल लॉन्ग टर्म रिटर्न्स हैं। खास करके अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें, तो जैसे जैसे फर्टिलिटी, अभी आपको पता नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से जो फर्टिलिटी है, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो अब 2.2 रह गया है। ठीक है, सो क्लोज टू 2.2 है उसका जो फर्टिलिटी रेट है। तो अब जैसे जैसे फर्टिलिटी रेट और डिक्लाइन करेगा, तो वैसे वैसे जो शेयर ऑफ यंग पॉपुलेशन है दैट विल डिक्लाइन फर्दर। और जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, यानी कि वो पॉपुलेशन जिनकी जो एज है इज अबव 59 ईयर्स ऑफ एज, उनकी जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है उनका नंबर राइज करेगा। ठीक है, तो अभी मौका है, बिकॉज अभी अगर हम बच्चों की बात करें, देखिए नौजवान तो बहुत हैं, जैसे मैंने बोला कि जो हमारी मीडियन एज ऑफ पॉपुलेशन 28 to 29 ईयर्स है। बच्चों की हम बात करें तो ये बहुत सही टाइम है बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। उनकी पढ़ाई हो, उनकी एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, तो ये बहुत बहुत इंपेरेटिव है कि हम उनमें इन्वेस्ट करें। ठीक है, अब ये जो बेनिफिट है डेमोग्राफिक डिविडेंड का, ये ऑटोमेटिकली रातों रात तो नहीं हम रीप कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज तो हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करने की, लेकिन साथ में चैलेंजेस भी आते हैं। अब उन चैलेंजेस की अगर हम बात करें, तो अब डेमोग्राफिक डिविडेंड को हमने टैप करना, उसके लिए हमको प्रॉपर पॉलिसीज चाहिए। तो ये चैलेंज है कि हम कैसी पॉलिसीज डिजाइन कर सकते हैं जिससे हम जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, यानी कि द पॉपुलेशन बिटवीन द एज ऑफ 15 to 59, तो कैसे उनका जो पोटेंशियल है हार्नेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको पॉलिसीज चाहिए। अगर प्रॉपर पॉलिसीज नहीं होंगी तो बहुत केओस होगा। तो ये जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसको हम हार्नेस नहीं कर पाएंगे, और बल्कि इंटरेस्टिंगली और क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ती रहेगी अगर हम ये प्रॉपर्ली इसको मैनेज ना कर पाए। तो यही बात हमने कल डिस्कस करी थी अबाउट द राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। नौजवानों की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन पॉलिसीज नहीं है हमारे पास जहाँ पे हम ये नौजवानों की जो एनर्जी है उसको टैप कर सकें। तो फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज की बात करते हैं, तो इंडिया इज इन द मिडल ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है जी। नाउ डिपेंडेंसी रेशो की बात करें, तो डिपेंडेंसी रेशो आने वाले 10 साल में और कम होगा। तो अगर आज 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन, तो आने वाले टाइम में ये 54% हो जाएगा, यानी कि 54% ऑफ द नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, यानी कि सीनियर सिटीजन्स की बात करें या बहुत ही छोटे बच्चों की बात करें, यानी कि जो बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज है या अबव 59 ईयर्स ऑफ एज है, तो जो डिपेंडेंसी आने वाले टाइम में और कम होगी। बिकॉज अगर हम अपने यंगस्टर्स की बात करें, जैसे जैसे वो वर्क फोर्स में एंटर करेंगे, जैसे जैसे उनको जॉब्स मिलेंगी, तो वैसे ही जो उनके डिपेंडेंट
डिपेंडेंट है, चाहे उनके बच्चे हों, पेरेंट्स हो, तो उनकी जो डिपेंडेंसी है वो कम होती रहेगी। ठीक है, इन इंडिया द बेनिफिट टू द जीडीपी फ्रॉम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ये अभी पूरा हार्नेस नहीं करा गया। अगर हम बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन की बात करें, अगर हम बाकी एशियन कंट्रीज के कंपैरिजन की बात करें, सिंगापुर हो, ताइवान हो, साउथ कोरिया हो, इवन चाइना की बात करें, नाउ दे हैव ऑलरेडी शोन अस कि कैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप किया जा सकता है और कैसे इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करके बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ उन्होंने हासिल करी, तो उन्होंने ये करके दिखाया है। सो वी हैव एन एग्जांपल as far as we talk about these tiger economies or these Asian economies, Southeast Asian economies। तो बात यहां पे फिर करी गई है इन्वेस्टिंग मोर इन चिल्ड्रन। ठीक है, तो अगर हम इंडिया की रैंक की बात करें एज फार एज इन्वेस्टिंग इन चिल्ड्रन इज कंसर्न, तो इंडिया रैंक्स पुअरली इन एशिया इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक ह्यूमन कैपिटल स्पेंडिंग। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल स्पेंडिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए, बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, तो उनकी एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, कितने डिस्करेजिंग फिगर्स आए थे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, इंडिया का रैंक 101 है ना। तो वी नीड टू एम्फोसाइज मोर ऑन स्पेंडिंग मोर ऑन देयर एजुकेशन, लिटरेसी, हेल्थ, न्यूट्रिशन की बात करें। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर हम पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ की बात करें, दैट इज इवन लेस देन 1% ऑफ जीडीपी। तो जबकि हम बहुत सालों से ये बात एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत सालों से ये बात कही जा रही है कि हम कम से कम 2.5% ऑफ द जीडीपी अपने हेल्थ पे स्पेंड करें। पैंडेमिक के चलते तो इस सिचुएशन को, पैंडेमिक के चलते तो इस पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए था। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऐसी पॉलिसीज़ डिज़ाइन करें जहाँ पे हम हेल्थ को प्रमोट कर सकें, बिकॉज हम बहुत नौजवान देश हैं, तो यहाँ पे बहुत नौजवान पॉपुलेशन है। तो अब पॉपुलेशन हेल्दी रहे, अगर न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे, बच्चे अच्छा बढ़ेंगे, अच्छा लिटरेसी लेवल्स होंगे, तो ही जाके आगे देश का भविष्य अच्छा होगा, तो ही जाके हम अपनी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन डॉलर्स का हम देख पाएंगे। तो प्रमोटिंग जेंडर राइट्स की भी यहाँ पे बात आती है। हमने कल ये बात डिस्कस करी थी कि फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत बहुत कम है। ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एज ऑफ 2019 20% ऑफ द वुमेन वर वर्किंग और लुकिंग फॉर वर्क। ठीक है, तो इंडिया में जो एजुकेशन की भी अगर हम बात करें तो आमतौर पे लड़कियों को पढ़ने का इतना मौका नहीं दिया जाता। तो बॉयज़ आर मोर लाइकली टू बी एनरोल्ड इन सेकेंडरी एंड टर्शरी स्कूल एज कम्पेयर टू गर्ल्स। तो जो न्यू स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर वुमेन एंड गर्ल्स, ये बहुत ज़रूरी हैं। तभी करके क्या हम ये भी चाहेंगे कि जो औरतें हैं वो भी इस 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी का जो हम सपना देख रहे हैं, कि कैसे औरतें भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, कैसे उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हों, और अगर उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी तो इसी रीज़न से उनकी जो मैरिज है, देखिए आमतौर पे हम देखते हैं कि लड़कियों की मैरिज बहुत जल्दी कर दी जाती है। ठीक है, अभी चलो वो जो एज लिमिट है वो बढ़ा के 21 कर दी है, लेकिन नेवरदलेस अगर हम रूरल इंडिया की बात करें, सेमी अर्बन इंडिया की बात करें, तो अभी भी ये धारणा है कि भाई बच्ची को स्कूल में क्यों भेजना, उसकी शादी करा दो। तो जल्दी उम्र में जब लड़की की शादी होती है, फिर उसकी फैमिली हो जाती है, तो वो अपॉर्चुनिटी डिनाई होती है, अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं मिलती कि कैसे वो भी इकोनॉमी में और प्रोडक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। तो वी हैव टू इंश्योर एन इकोसिस्टम जहाँ पे जो औरतें हैं उनको भी इक्वली अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, दैट दे कैन आल्सो पार्टिसिपेट एंड देयर बाय इंक्रीजिंग द फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। तो वे फॉरवर्ड की हम बात करें तो अगर हम सदर्न स्टेट्स की बात करें, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तो यहाँ का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये यहाँ पे यंग पॉपुलेशन कम है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपके सीनियर सिटीजन्स हैं, यानी कि अगर हम बात करें अबव 59 ईयर्स ऑफ एज की पॉपुलेशन की बात करें, तो यहाँ पे वो लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, हायर परसेंटेज ऑफ ओल्डर पीपल। नाउ अब इंटरेस्टिंगली यंग वर्कफोर्स कहाँ पे अवेलेबल है, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ वेस्ट की बात करें, बीमारू स्टेट्स की बात करें, बिहार हो, यूपी हो, एमपी हो, तो यहाँ पे यंग पॉपुलेशन काफ़ी है। तो ये जो यंग पॉपुलेशन है मोस्टली ये काम करने के लिए सदर्न स्टेट्स में, हम केरला की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, चलो गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, वो वेस्टर्न स्टेट्स आ जाती हैं, तो यहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन फिर यहाँ के जो स्टेट्स के लोग हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यहाँ से जी बाहर से लोग आ रहे हैं, माइग्रेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे काम करने के लिए, तो ये फिर बहुत इश्यूज़ वहाँ पे कन्फ्लिक्ट बनते हैं। तो देयर इज अ नीड फॉर इफेक्टिव पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स ऑन वेरियस इश्यूज as far as issues concerning migration, aging, skilling and female workforce participation is concerned। तो बहुत इजी एडिटोरियल था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, वही पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं जो हमने बार बार पहले भी डिस्कस करें। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है इंडियाज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ऑफर्स प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज, कैन यू सजेस्ट सम मेजर्स टू इफेक्टिवली टैप आर यंग डिविडेंड। तो ये क्वेश्चन इस एडिटोरियल में से बना है, इसका आंसर आप बहुत इजीली कर सकते हैं एडिटोरियल पढ़ के। चलिए अगला आर्टिकल, एक्ट नाउ रीकास्ट द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। ये हिंदू में आज आया है। क्या बात की जा रही है यहाँ पे, बात करी जा रही है कि रिफॉर्मिंग द इलेक्शन कमीशन।
ठीक है, इलेक्शन कमीशन को रिफॉर्म करने की बात करी गई है। नो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, जैसे कि आप जानते हैं इट इज वन ऑफ द बलवर्क्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो ईसीआई को इंस्टीट्यूशनल कीस्टोन माना जाता है विच होल्ड्स अप द एडिफाइस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करना, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑटोनॉमी है, इंडिपेंडेंस एंजॉय करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अपहोल्ड एंड टू मैनेज द इलेक्शंस, टू इंश्योर कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस यहाँ पे हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट जो है इलेक्शन कमीशन की, दैट फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ, जैसे कि आप जानते हैं आर्टिकल 324 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इलेक्शन कमीशन शैल बी सब्जेक्ट टू, अब ये जब हमारे जो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है बी आर अम्बेडकर, तो उन्होंने ये वर्ड सब्जेक्ट टू उस टाइम पे इस आर्टिकल में ऐड किया था, सब्जेक्ट टू प्रोविजन, यानी कि उन्होंने आने वाले टाइम में ये जो फैसला था कि इलेक्शन कमिश्नर्स कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, ये जो फैसला था आने वाले टाइम की जनरेशन के ऊपर, उनकी विजडम के ऊपर बी आर अम्बेडकर ने छोड़ दिया था। नाउ इलेक्शन कमिश्नर शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड इन दैट बिहाफ बाय पार्लियामेंट बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। नाउ इन 1991 ये लॉ को अमेंड किया गया था टू इनलार्ज द नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स फ्रॉम 1 to 3। उसके बाद 1991 के बाद कोई ऐसा कानून अमेंड नहीं किया गया, कोई ऐसा नया प्रोविजन नहीं डाला गया अभी तक। इसमें काफ़ी सजेशंस आए हैं कि क्योंकि अब ऑब्वियसली यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस करने हैं, इलेक्शन कमीशन के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स का स्ट्रेंथ बढ़ाना है, और वट एवर पावर्स हमने चेंज करनी है, उसके लिए पार्लियामेंट को लॉ पास करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी तक पार्लियामेंट ने 1991 के बाद कोई ऐसा एक्ट नहीं, कोई ऐसा लेजिस्लेटिव प्रपोजल नहीं इनैक्ट किया जिसके चलते इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म की बात हो सके या इलेक्शन कमिश्नर्स का स्ट्रेंथ बढ़ाया जा सके। अब यहां पे सजेशन दिया गया जुडिशरी गुड एक्ट, ठीक है, कि जुडिशरी क्या रोल प्ले कर सकती है एज फार एज रिफॉर्मिंग इलेक्शन कमीशन इज कंसर्न। तो यहां पे अभी तक 3 रिट पिटिशंस हैं जो अभी सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। लेटेस्ट जो रिट पिटिशन थी वो 2015 में डाली गई थी। नाउ दीज रिट पिटिशंस आर डूइंग व्हाट, दे आर आर्गुइंग फॉर एन इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। तो बैक इन 1975 जस्टिस तारकुंडे कमेटी, देखिए अगर आपसे पूछा जाता है इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म के बारे, तो देखिए मैं आपको बार बार ये बात कहता हूं कि हमको कमिटीज के नाम लिखने बहुत जरूरी है। यहां पे आपके सामने इस एडिटोरियल में से आपने पढ़ लिया। अब इलेक्शन कमीशन के क्या चैलेंजेस हैं, रिफॉर्म्स की बात करें, कल को 6 महीने के बाद फिर कोई ऐसा एडिटोरियल आए, तो बातें रिपीट होती रहती है, ठीक है। तो हमने ये चीजें नोट करनी है बहुत ध्यान से। तो जस्टिस तारकुंडे कमेटी हमने मेंशन करनी है, अपने कमेटी की फाइंडिंग्स क्या थी, 500 पेजेस की रिपोर्ट वो नहीं लिखनी हमने, लेकिन ब्रीफ लिख दिया कि भी 1975 में जस्टिस तारकुंडे कमेटी थी जिसने रेकमेंड किया था कि इलेक्शन कमिश्नर्स शुड बी अपॉइंटेड, एक कोलिजियम बनाया जाए, वो कोलिजियम में प्राइम मिनिस्टर हो, लोकसभा का ऑपोजिशन लीडर हो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, और ये कोलिजियम डिसाइड करे कि भी इलेक्शन कमिश्नर्स कौन किसको अपॉइंट करना है, ठीक है। यही सेम बात रिपीट करी गई थी दिनेश गोस्वामी कमेटी में 1990 में। तो आपने दिनेश गोस्वामी कमेटी भी जरूर मेंशन करनी है जब इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, रिफॉर्म्स ऑफ इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है। और यही बात रीटेट करी गई थी लॉ कमीशन की 2015 की रिपोर्ट में। तब इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना नहीं है, ऑब्वियसली अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी यही है, पर उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑल्सो वर्क्स एज अ क्वाजी जुडिशियल फंक्शन बिटवीन वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। जो भी इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के अपने बीच में झगड़े रहते हैं, तो ये सब फैसले इलेक्शन कमीशन तय करता है। तो एग्जीक्यूटिव जो है वो सिर्फ एक सोल पार्टिसिपेंट नहीं रह सकता एज फार एज द अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स और द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज कंसर्न। बिकॉज इससे क्या होता है, पेट्रनेज की बात आ जाती है। बिकॉज अभी तो देखिए, अभी तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वो जो सजेशन देंगे प्रेसिडेंट को वही अप्रूव करना पड़ेगा, वही प्रेसिडेंट को उस बंदे को इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हाल ही में आपको पता है पीछे एक किस्सा भी हुआ था, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं टू द प्राइम मिनिस्टर, सो उन्होंने फ़ोन लगाया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उनको बुलाया था, समन किया गया था। तो इस वर्ड के ऊपर कितने लोगों ने इस बात के ऊपर गुस्सा भी प्रकट किया था कि इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कोई समन कैसे कर सकता है, कि वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। तो ये जो इंटरफेरेंस है एग्जीक्यूटिव का, इसमें ना रहे, ताकि एक बहुत अनबायस्ड वे में इलेक्शन कमीशन फंक्शन कर सके। तो और जो डिस्क्रिशन है, देखिए रूलिंग पार्टी कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तो अक्सर देखा जाता है कि इस तरह की पोस्ट पे अपने बंदे बिठाए जाते हैं, अपने बंदे लगाए जाते हैं। तो ये सब चीजें ना हो, एग्जीक्यूटिव की ज्यादा इंटरफेरेंस ना रहे, तो इसके करके यहाँ पे कोलिजियम सजेस्ट किया गया है जो कि इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेगा, सजेशंस देगा उस नाम के, जहां आगे जाके प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वे फॉरवर्ड में देखिए, वे फॉरवर्ड बहुत जरूरी है, किसी भी आर्टिकल की हम बात करते हैं उसमें वे फॉरवर्ड बहुत जरूरी बनता है। यहाँ पे बात करेगी कि स्टैब्लिश करिए मल्टी इंस्टीट्यूशनल बाय पार्टिसन कमिटी फॉर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन टू द इलेक्शन फॉर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स which can enhance the perceived and actual independence of the ECI।
ठीक है। मल्टी इंस्टीट्यूशनल यानी कि यहाँ पे बात करेगी ये प्राइम मिनिस्टर भी हो, लीडर ऑफ अपोजिशन भी हो, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो, ठीक है, लॉ मिनिस्टर भी हो, ताकि काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होकर डिसाइड कर सकते हैं कि भाई कौन फिट बैठेगा इलेक्शन कमिश्नर्स की जॉब के लिए, चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए, ठीक है। ऐसा प्रोसीजर, ये तो नहीं कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन का ऐसे प्रपोजल दिया गया कि ये प्रोसीजर सिर्फ यहीं पे फॉलो किया जाना चाहिए। ऐसा जो प्रोविजन है ऑलरेडी फॉलो किया जाता है। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की बात करें, लोकपाल की बात करें, चीफ विजिलेंस कमिश्नर की बात करें, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई की बात करें, तो ये प्रोसीजर ऑलरेडी फॉलो किया जा रहा है इन पोजीशंस के लिए भी। तो एग्जीक्यूटिव्स रोल इन द करंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस हैज कम अंडर जुडिशियल स्क्रूटिनी। 3 पिटिशंस अभी कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है। तो पार्लियामेंट, अब ये सुझाव, ये तो चलो यहाँ पे सुझाव दिए गए हैं, लेकिन अंत में जो एक्शन है वो कहाँ से आना है, वो तो पार्लियामेंट से आना है। तो पार्लियामेंट वो लॉ बनाएगा, इनैक्ट करेगा, तभी जाके कुछ हो पाएगा, क्योंकि जुडिशरी तो नहीं कुछ कर सकती। जुडिशरी तो सुझाव दे सकती है, जुडिशरी डायरेक्ट कर सकती है, लेकिन काम तो पार्लियामेंट में ही होगा, कानून तो पार्लियामेंट में बनेगा। तो इस करके यहाँ पे ये सजेशन दिया गया है। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है, ईसी इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बलवर्क्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, बट नो मैटर हाउ प्रिस्टीन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन कैन हैव इट्स लिमिटेशंस। डू यू एग्री? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली आपको इसके जो पॉइंट्स हैं इसी एडिटोरियल में से मिल जाएंगे। तो ऑलरेडी हमने वो पॉइंट्स बनाए हुए हैं, इसमें आपको इजीली इसका आंसर आप बना सकते हैं इसमें से। चलिए, लास्ट आर्टिकल का आज का, अगेन ये हेट स्पीच के ऊपर बात करी जा रही है। कल भी हमने हेट स्पीच को लेकर एक आर्टिकल डिस्कस किया था। तो आर्टिकल है अ क्वेस्ट फॉर सोशल कंसेंसस अगेंस्ट हेट स्पीच, ठीक है। तो ये हिंदू में आया आज। तो हमने कल भी इसके बारे में बात करी थी। हेट स्पीच की हम बात करें तो देखिए, अब भड़काऊ भाषण देना, कोई ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे लिखना, किसी को इंस्टिगेट करना वायलेंस के लिए, ठीक है, या ये कहना कि जी हिंदू खतरे में है, मुसलमानों को मार दो या सिखों को मार दो, कि भी 400-500 साल पहले औरंगजेब ने ये किया था। तो ये सब बातें बहुत भड़काऊ होती हैं, कम्युनल वायलेंस प्रमोट हो सकता है। फिर हम बात फ्रेटर्निटी की करते हैं, भाईचारे की करते हैं, तो ये सब बातें तो कहीं मेल नहीं खाती हैं, ठीक है। अब हेट स्पीच की बात करें तो हेट स्पीच वर्क्स इन मोर इंसिडियस वेज, ठीक है। अब देखिए, आपकी लिबर्टी है, आप जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, आपकी फ्रीडम टू स्पीच है, लेकिन लिमिटेशंस भी है ना। ये नहीं कि आप कुछ भी बोलें तो आप दूसरे बंदे की लिबर्टी को हर्ट करें, उसके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करें, ठीक है। आपको गांधी पसंद है या नहीं पसंद है वो आप अपने तक रखिए। आप गांधी को लेकर आप कुछ क्रिटिसाइज करना चाहते हैं या मनमोहन सिंह को लेकर क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आप लोगों को इंसाइट तो ना करिए ना कि लोग जाके किसी को मारना शुरू कर दें। अब जैसे ये बातें पीछे इंसाइट करी गई थी कि जी फॉर्मर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मनमोहन सिंह, उनको मार देना चाहिए, या जो अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी को नथुराम गोडसे ने असैसिनेट किया था, तो उस बात पे बहुत सेलिब्रेट करना कि गांधी जी को असैसिनेट करना सही था। तो आपके अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, बट इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, ऐसे हेट स्पीच प्रमोट कर रहे हैं। Now, with the exception of America, most societies they have defined hate speech in terms of both inciting यानी कि उकसाना, inciting violence, but also inciting discrimination। ये कहना कि जी हिंदू खतरे में है, आप मेजॉरिटी में हैं, और आप यानी कि हिंदूज मेजॉरिटी में इंडिया में, लेकिन माइनॉरिटीज़ को टारगेट करना जस्ट बिकॉज कि वो हिंदू नहीं है, जस्ट बिकॉज कि कोई इंसान मुस्लिम है या कोई सिख है या कोई जैन है, तो इस तरह की भावना फैलाना, स्प्रेड करना, इससे आप क्या कर रहे हैं, इससे आप डिस्क्रिमिनेशन को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन तो ऑलरेडी हमारी, अगर हम सिविलाइजेशन की बात करें, कितने हज़ारों सालों से हमने अपनी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन देखा है, चाहे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो। तो हेट स्पीच हैज़ नॉट मेयरली सेट द स्टेज फॉर फ्यूचर वायलेंस बट हैज़ ऑल्सो बिन वेपनाइज्ड इन इट्स ओन राइट। तो कोई भी सोसाइटी ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती। तो ये सब बातें जो प्रियम्बल में लिखी हैं, जस्टिस, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, फ्रेटर्निटी, इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम एज अ सोसाइटी हम ये ना इंश्योर कर सकें कि कोई ऐसे कानून हैं जो कि पीनलाइज कर सकते हैं उन लोगों को जो इस तरह की भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, भड़काऊ बातें लिख रहे हैं, जो लोगों को वायलेंस के लिए इंसाइट कर रहे हैं। अब फॉल्ट इन आर लॉज, ठीक है। अब देखिए, हमने कल बात करी है बहुत डिटेल में हेट स्पीच को लेके कि क्या क्या प्रोविजंस हैं, जो सजेशंस दिए गए थे, चाहे ऑनलाइन हेट स्पीच की बात हो, चाहे हेट स्पीच की बात हो, कौन से कानून जो हैं हम अपने इंडियन पीनल कोड में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो अभी जो हमारे पास कानून है, तो द लॉज कॉमनली इन्वोक्ड अभी हेट स्पीच के लिए आर सेक्शन 295A, तो ब्लास्फेमी यानी कि ईश्वर की निंदा करना, ठीक है, और सेक्शन 153A ऑफ द आईपीसी विच मींस क्रिएटिंग एनिमिटी बिटवीन क्लासेस ऑफ पीपल। पर ये सफिशिएंट नहीं है, ये दोनों जो प्रोविजंस हैं सफिशिएंट नहीं है अगर हम हेट स्पीच को चेक करने की बात करें, ठीक है। तो हेट स्पीच क्या है?
अब यहाँ पे डेफिनेशन आती है, हेट स्पीच इज अ स्पीच दैट टारगेट्स पीपल बेस्ड ऑन देयर आइडेंटिटी, मुस्लिम, कोई मुस्लिम हो, कोई जैन हो, कोई सिख हो, ठीक है, एंड कॉल्स फॉर वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल बिकॉज ऑफ देयर आइडेंटिटी। तो ये तो क्या बात बनी कि भाई हम हिंदू हैं, मेजोरिटी में हैं, तो हिंदू खतरे में हैं, तो मुस्लिम्स को मारो या सिखों को मारो या इसको मारो या दलितों को मारो। तो ये आप क्या कर रहे हैं? ऑलरेडी हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत ज़्यादा इंट्रेंच्ड है, तो ये हेट स्पीच से आप उस डिस्क्रिमिनेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ठीक है ना। एनी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेट स्पीच इज अ मैटर ऑफ जजमेंट। नाउ दिस मस्ट टेक इनटू अकाउंट इट्स एम्बिगुअस एंड स्लिपरी नेचर। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है बिटवीन फ्री स्पीच एंड हेट स्पीच। अब किसी को कोई बात बुरी लग सकती है, किसी को नहीं लग सकती है। क्या वो बातें हैं जो कि हेट स्पीच के अंदर आनी चाहिए? अब ये फैसला किसको करना चाहिए? ये एज अ सोसाइटी हमको अपनी मेच्योरिटी दिखा के हमको एक सोशल कंसेंसस यहाँ पे दिखाना चाहिए अबाउट व्हाट काइंड ऑफ स्पीच इज बियॉन्ड लिमिट, कि भाई कितनी जो स्पीच है, किस तरह का भाषण है, भड़काऊ भाषण है, अप टू अ लिमिट, कि ये किस किस इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो ये एज अ सोसाइटी हमको कंसेंसस करना बहुत ज़रूरी है। हम कंसेंसस करेंगे तभी जाके इसको आगे जाके हम प्रेशर डाल सकते हैं। सिविल सोसाइटी आगे जाके सरकार के ऊपर प्रेशर डाल सकती है कि हेट स्पीच को लेके कड़े से कड़े कानून हो, ताकि हम अपनी सिविल लिबर्टीज़ भी इंजॉय कर सकें। लेकिन हम ये ना देखें कि भी हमारे यहाँ पे हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी का या फ्री स्पीच का मिसयूज़ किया जा रहा है और लोग कुछ भी अपने मन में आके कुछ भी भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, लोगों एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई करवा रहे हैं, दंगे करवा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, इसके लिए सोशल कंसेंसस होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेट स्पीच? एज अ सोसाइटी इट इज इंपेरेटिव टू मेंटेन अ फाइन बैलेंस बिटवीन फ्री स्पीच एंड हेट स्पीच। कमेंट। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप इस एडिटोरियल में से बहुत इजीली कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थे हमारे एडिटोरियल्स। मैं फिर से आपको बोलूंगा कि अगर आवाज़ में, ऑडिबिलिटी में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ ही दिन की बात है, हम वापस से अपने पुराने तरीके से लेक्चर्स रिज्यूम करेंगे। तो तब तक के लिए थोड़ा सा मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा अगर आपको थोड़ा अगर प्रॉब्लम आ रही है वॉल्यूम में। तो दोस्तों, जाने से पहले बस आपकी 30 सेकंड्स और लूँगा। तो जैसे आप जानते हैं, प्रीलिम्स पास में हैं, हमने कुछ क्रैश कोर्स चलाए हुए हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपने करंट अफेयर्स में रिवीजन चाहिए, या आपको लगता है कि आपको स्टैटिक में आपका जो जीएस का सिलेबस है अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स उसमें आपको रिवीजन चाहिए, तो हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्सेज दोनों के ही चलाए हुए हैं। अगर आपको करंट अफेयर्स का चाहिए तो करंट अफेयर्स का भी क्रैश कोर्स है, और जीएस की बात करें, स्टैटिक सिलेबस की बात करें, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरमेंट अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स, तो उसका भी हमने क्रैश कोर्स कॉम्बो यहाँ पे चलाया हुआ है। तो अगर करंट अफेयर्स प्लस टेस्ट सीरीज आपको चाहिए तो उसका जो प्राइस आपको पड़ेगा आफ्टर डिस्काउंट 10,000 का पड़ेगा। और अगर आपको जीएस प्लस करंट अफेयर्स प्लस टेस्ट सीरीज का आपको क्रैश कोर्स चाहिए तो उसका आपको जो अमाउंट पड़ेगा 15,000 का पड़ेगा। आप हमारी वेबसाइट पे जाके एनरोल कर सकते हैं, इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। टाइम कम रह गया है, जनवरी ऑलरेडी हाफ ऑफ द जनवरी इज ओवर, तो अब बहुत जल्दी आने वाला टाइम भी निकल जाएगा और प्रीलिम्स बहुत पास में रहेगा। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल। आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड जय हिंद।